बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी या काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में आम तौर पर लोग ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। ये मौजू है काला मोतिया, जिसे अंग्रेज़ी में ग्लॉकोमा कहते हैं। इसे बीनाई ज़ाया करने वाला खामोश मर्ज़ या द साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा जाता है। ये आँखों की एक ऐसी बीमारी है जो मर्दों और औरतों दोनों में ही पाई जाती है। औरतों में इसका तनासुब मर्दों से कुछ ज़्यादा है। ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है, जिसकी वजह से बीनाई को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ तक कि अगर इसका इलाज यानी सही मायनों में ना किया जाए या भरपूर तरीके से ना किया जाए, तो बीनाई भी ज़ाया हो सकती है। आज देखेंगे कि ग्लॉकोमा क्या है, इसकी क्या वजूहात व अलामात हैं, इसके इलाज के क्या तरीक़ेकार हैं और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और ये भी देखेंगे कि ग्लूकोमा और विटामिन बी 3 का आपस में क्या ताल्लुक है। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा अमराज चश्म का एक ग्रुप या मजमुआ है जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व का मतलब है आंखों के जो आसाबी रेशे होते हैं, इन रेशों को या नर्व्स के ज़रिए आंखें जो देखती हैं, वो तमाम मालूमात दिमाग तक जाती हैं। जब ये नर्व्स ख़राब होने लगती हैं, तो नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता-आहिस्ता बीनाई जो है वो ज़ाया होने लगती है। इसीलिए ग्लूकोमा को खामोश मर्ज़ कहा जाता है, क्योंकि ये आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी से बढ़ता है और अक्सर मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि इसकी नज़र को नुकसान पहुँच रहा है या नुकसान हो रहा है। ग्लूकोमा की कई अक़साम हैं, यहाँ 3 अहम अक़साम की बात करेंगे, लेकिन इन अक़साम पर बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की बर वक़्त इत्तला मिल सके। ग्लूकोमा की एक किस्म कहलाती है ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये सबसे आम और आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने वाली किस्म है। इसमें आँखों का जो निकासी आब का निज़ाम होता है, यानी जो सयाल मादे को निकास करने का होता है निज़ाम, वो ख़राब होने लगता है और आँखों का पानी या सयाल मादा अंदर की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है और ये ख़राब होने लगती हैं। इस खराबी से शुरू में तो नज़रें कमज़ोर होती हैं और उसके अलावा कोई और सी अलामत ज़ाहिर नहीं होती। दूसरी किस्म है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये ज़्यादा आम नहीं, लेकिन ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसका हमला अचानक से होता है। इसमें आँख की पुतली, जिसे अंग्रेज़ी में आइरिस कहते हैं, वो फूल जाती है और निकासी के निज़ाम को या तो जुज़वी तौर पर या बिल्कुल कुल्ली तौर पर बंद कर देती है। अगर इसका बरवक़्त इलाज ना किया जाए, तो बीनाई को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तीसरी किस्म है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इसमें आँखों के अंदर प्रेशर तो नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी ऑप्टिक नर्व ख़राब होने लगती है। यानी प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्टिक नर्व ख़राब हो रही होती है। इसकी क्या वजूहात हैं? ग्लूकोमा की बुनियादी वजह आँख के अंदर दबाव का बढ़ जाना है। आँख में एक सयाल मादा, जो जैसे बात हुई, होता है, जो आँखों की सेहत बरकरार रखता है। जब ये सयाल मादा सही तरीके से निकल नहीं पाता या इसका निकास नहीं हो पाता, तो दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव को अंग्रेज़ी में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर या शॉर्ट फॉर्म में IOP कहते हैं, जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुँचाता है। जबकि नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा जैसे बात हुई, इसमें ऐसा नहीं होता। इसकी जो असल वजह है, इसका तो ताहाल पता नहीं चल सका। माहिरीन के ख़्याल के मुताबिक ये एक ज़रा मुश्किल या दक़ीक़ किस्म का मसला है, जिसमें कई अवामिल काम कर सकते हैं, जिनमें जीनियात है, खून के बहाव में ख़राबी हो सकती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम का अपने ही खिलाफ काम करने, यानी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ वगैरह शामिल है। नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा की कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती, जब तक कि बीमारी बिल्कुल आखिरी मराहिल में ना पहुँच जाए। इसी तरह से जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इसमें आहिस्ता-आहिस्ता पेरिफेरल विज़न, मतलब जो अतराफ़ी निगाह होती है, वो कम होने लगती है, जो बढ़ते-बढ़ते एक तरह से टनल विज़न बन जाता है। यानी ऐसा लगता है जैसे चीज़ें सुरंग के बीच में हैं। शुरू में इसकी भी कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, जब तक कि बीनाई को शदीद नुकसान ना पहुँच जाए। एंगल क्लोज़र ग्लूकोमा की अलामात में आँख में शदीद दर्द, मतली और उल्टी, अचानक धुंधलापन छा जाना और रोशनी के गिर्द हाले से नज़र आना वगैरह शामिल है। कौन लोग हैं जो ग्लूकोमा का शिकार हो सकते हैं?
ग्लूकोमा यूँ तो 18 साल की उम्र के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र के बाद या अगर ख़ानदान में जैसे किसी को ग्लूकोमा हुआ हो, तो इसका ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ बीमारियाँ भी इसका सबब बन सकती हैं, ख़ास तौर पर जैसे ज़ियाबितस है या डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या अमराज़ क़ल्ब वगैरह है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे लोग जिनकी दूर या करीब की नज़र शदीद कमज़ोर हो, वो भी ग्लूकोमा का शिकार हो सकते हैं। और बाज़ अद्वियात का जो है तवील अरसे तक इस्तेमाल, जैसे ख़ास तौर पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह हैं, वो भी इसका सबब बन सकता है। अब सवाल है कि ग्लूकोमा का इलाज किस तरह किया जाता है? ग्लूकोमा का इलाज इसकी किस्म और शिद्दत पर मुनहसर है। इनमें सबसे पहले तो प्रेशर कम करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात जो है वो आँख के कतरों की सूरत में दी जाती हैं, ड्रॉप्स की सूरत में। मसलन इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हैं। ओपन एंगल ग्लोकोमा में सयाल की जो निकासी को बेहतर बनाने के लिए लेज़र थेरेपी भी की जाती है। इसे लेज़र ट्रेविक्युलोप्लास्टी कहते हैं। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में आइरिस की जो पुतली है उसमें छोटा सा सुराख कर देते हैं, जिसे आइरिडोटोमी कहते हैं। इसके अलावा आम सर्जरी के ज़रिए भी इलाज किया जाता है, जिसमें निकासी के लिए कोई छोटे से नया रास्ता बना देते हैं। इसे ट्रेबेक्युलेक्टोमी कहते हैं, या प्रेशर कम करने के लिए छोटी-मोटी जो सादा सर्जरी वगैरह है, यानी मिनिमली इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी कहलाती हैं। ये बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते इसमें। तो अब कुछ बात करते हैं ग्लूकोमा और विटामिन बी 3 के ताल्लुक पर। हालिया तहकीकात के मुताबिक विटामिन बी 3, जिसे नियासिन या नियासिनामाइड या निकोटिनामाइड या निकोटिक एसिड भी कहते हैं, ग्लूकोमा के मरीजों में फ़ायदेमंद हो सकता है। 2017 के रिसाले क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन ऑप्थेल्मोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक विटामिन बी 3 को अगर ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो उससे ग्लूकोमा के मरीजों में जो रेटिनल गैंग्लियन खलियों की जो फालियत है वो बेहतर होती है। ये खलिए असल में पुतली के सबसे अंदरूनी हिस्से की नर्व या न्यूरॉन्स होते हैं, जो रोशनी से मुतासिर होते हैं, जहाँ जो सूरी इत्तलात है यानी जो तस्वीरी चीज़ें हम देखते हैं वो मौसूल होती हैं। इसी तरह से 2020 की साइंटिफिक रिपोर्ट्स में शाया होने वाली हैवानी तहकीक के मुताबिक विटामिन बी 3 का सप्लीमेंटेशन अगर की जाए खरगोशों को, तो उनके मॉडल्स में देखा गया कि ऑप्टिक नर्व्स को वो नुकसान से बचाती है। इसी तहकीक के मुताबिक विटामिन बी 3 माइटोकॉन्ड्रिया की फालियत को सपोर्ट करता है, जो ऑप्टिक नर्व के खलियों की बका के लिए जो है या ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2022 के एक जर्नल ऑफ करंट ग्लोकोमा प्रैक्टिस में एक और शाया हुई थी तहकीक, जिसके मुताबिक अद्वियात के साथ विटामिन बी 3 लेना ग्लूकोमा के मरीजों के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से 2021 के नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के मुताबिक विटामिन बी 3 का तवीलुल मुद्दती इस्तेमाल ग्लूकोमा में मुफीद साबित हुआ है। जहाँ तक विटामिन बी 3 की खुराक का ताल्लुक है, तो आमतौर पर जो तहकीकात के दौरान जो इस्तेमाल हुई थी वो तो 1.5 से 3 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल कराई गई थी। ये मकदार कुछ ज़्यादा है। ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा मकदार लेने से उसके मुज़र असरात भी हो सकते हैं, जिसमें गर्मी की लपटें वगैरह लगना है, जिगर या मैदे की ख़राबी है, ये शामिल है इसमें। इसलिए बेहतर है कि इसकी मकदार के खुराक का जो तयन है वो डॉक्टर से पूछ कर किया जाए। आम तौर पर वैसे 500 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल की जा सकती है। अब सवाल है कि ग्लूकोमा से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो 40 साल से ज़्यादा के उम्र के जो अफराद हैं उनको हर साल बाकायदगी से अपनी आँखों का मुआयना करवाते रहना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को ज़ियाबितस, हाई ब्लड प्रेशर या दिल वगैरह का अर्ज़ा हो, तो ये मुआयना तो और भी ज़रूरी है, बल्कि मेरे लिहाज से तो नागुज़ीर है, क्योंकि ये तो आँखों का सवाल है। इसके साथ-साथ सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना भी ज़रूरी है। तंबाकू नोशी, ज़्यादा कैफ़ीन या दीगर नशावर चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। खुलासा ये है कि ग्लूकोमा एक संगीन बीमारी है, जिसकी वजह से बीनाई मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो सकती है या ज़ाया हो सकती है। इसलिए इब्तिदाई तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। जबकि विटामिन बी 3 सप्लीमेंट्स लेना ग्लूकोमा के मरीज़ों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। लेकिन बेहतर होगा कि इसकी खुराक का तयन डॉक्टर से पूछ कर किया जाए। तो जनाब, उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। इन्हें अपने दोस्त अहबाब से भी शेयर करें। इल्म फैलाना भी सदका जारिया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, शाद आबाद रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।